Assalamu alaikum everyone. Start with the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. I am going to start third lecture of physics which is chapter number 5 vectors. First of all I would to like explain कि इस चैप्टर में आप क्या क्या चीज़ें या क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपको बता देते हैं कि वेक्टर क्या होते हैं। वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस है। स्केलर और वेक्टर दोनों क्वांटिटीज़ हमारे रूटीन लाइफ में यूज़ हो रही होती हैं, जैसे टाइम है, मास है, मोमेंटम है, एनर्जी है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। ये सारी चीज़ें हम अपनी रूटीन लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। इनमें से कुछ ऐसी हैं जिसके लिए आपको एक ख़ास डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, एक ख़ास सिमत की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि अगर आप टाइम बताना चाहेंगे तो टाइम के लिए आप ये नहीं बताएंगे कि नॉर्थ में जाके जो है 5 बज रहे हैं, वेस्ट में जाके, ऐसे नहीं बताते। हम नॉर्मली अपना टाइम बताते हैं कि भाई 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 12:30 हो रहे हैं, वॉटेवर जो टाइम हो तो हम एक्सप्लेन कर देते। तो उसके लिए हमने कोई ख़ास डायरेक्शन नहीं बताई है। बट अगर आप किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिफ़ाइन कर रहे हो तो वेक्टर क्वांटिटी को डिफ़ाइन करने के लिए आपके पास उसकी डायरेक्शन होना ज़रूरी है। मैग्नीट्यूड स्केलर और वेक्टर दोनों के पास होता है, मतलब कोई एक ख़ास क्वांटिटी दोनों की होती है। जैसा कोई एक मकदार, कोई एक नंबर आप दोनों का बता रहे होते हो। जैसे मैंने इतना फासला कवर किया, मैं 6 किलोमीटर तक चल कर आई हूँ, या मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया, या मेरा मास जो है वो मेरा वेट 40 kg है, मेरा वेट 50 kg। तो मैं हर किसी का एक अमाउंट बता रही हूँ, एक वैल्यू बता रही हूँ, एक नंबर बता रही हूँ। तो वो वैल्यू या वो नंबर आपका उसकी क्वांटिटी कहलाता है या उसका मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है जी। सो स्केलर को जब आप डिफ़ाइन करते हैं तो उसके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। बट जब आप वेक्टर को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके लिए आपको एक ख़ास डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। अब वेक्टर आपके पास कितनी तरह के होते हैं, वेक्टर्स को क्या क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट हम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यहाँ फिगर में आपको 2 लाइंस नज़र आ रही होंगी। एक आपके पास ऊपर वाली लाइन है जिसमें लिखा हुआ है सेंट्रल पॉइंट, जो है वो 4 लाइंस जो कि आपकी डायरेक्शंस को शो कर रही हैं, जिसमें x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव और y नेगेटिव लिखा हुआ है। ये चारों लाइंस आपकी डायरेक्शंस को शो करती हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 2 और लाइंस इनके सेंटर से गुजरती हुई नज़र आ रही हैं। सेंटर पॉइंट को O कहा हुआ है और उस O से लेकर A तक एक एरो बना हुआ है और O से लेकर B तक एक एरो बना हुआ है। ये जो आपकी लाइंस पर एरो बने हुए हैं ये दरअसल में वेक्टर को डिनोट कर रहे होते हैं। मतलब ये हमें बता रहे होते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में उसकी जो है वो क्या अपनी डायरेक्शन शो कर रहा है, वो उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपने एरो बनाना होता है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। तो वेक्टर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसका सिंपल प्रोसेस है कि आपने उसका मैग्नीट्यूड लिया और उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर आपके पास आ जाता है नेगेटिव ऑफ वेक्टर, जो कि आपके यहाँ मौजूद है। नेगेटिव ऑफ वेक्टर दरअसल में क्या होता है, अब इसी फिगर से आपको समझाएंगे। देखिए नेगेटिव ऑफ वेक्टर किसी भी वेक्टर का वो वेक्टर है जो नेगेटिव साइन को शो कर रहा हो। ये सिंपल इज़ दैट कि यहाँ पर आपके पास 2 वेक्टर्स बने हुए, यानी 2 एरो वाली लाइंस बनी हुई हैं। पहली आपकी ऊपर की तरफ बनी हुई है और दूसरी आपकी नीचे की तरफ बनी हुई है। तो जो आप ऊपर की तरफ एरो वाली लाइन देख रहे हैं जो कि OA को डिनोट कर रही है, वो आपकी नॉर्मल वेक्टर लाइन है। उसी के ऑपोजिट आपने एक और लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि OB को डिनोट कर रही है, वो आपकी नेगेटिव वेक्टर लाइन को शो करती है। क्योंकि OA यहाँ पर अपनी बिल्कुल उसी सिम्प में जा रहा है, उसी डायरेक्शन में जहाँ उसे जाना चाहिए है, पर हमने उसी के जैसा एक और वेक्टर उसी की ऑपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर दिया है। तो जब हम उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में कोई वेक्टर को ड्रॉ कर रहे हैं जिसे हमने OB से शो किया हुआ है, वो नेगेटिव वेक्टर कहलाता है। यह सिंपल ये है कि आप किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो -1 से तो उसका आंसर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब वो माइनस में होता है तो वो नेगेटिव ऑफ वेक्टर कहलाता है। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब देखें, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको बता दिया, नेगेटिव वेक्टर कब होता है वो भी बता दिया। अब आपके पास है कि वेक्टर को हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं।
तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, उसको सब्सट्रैक्ट करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए कोई एक ख़ास किस्म का रूल बना हुआ होता है। देखिए वेक्टर की एडिशन के लिए आपके पास एक रूल होता है जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल, ठीक है ना, यानी कि सर से लेकर दुम तक का कानून, जिसे हम कहते हैं कि जब आप एक वेक्टर के सर को, यानी जहाँ पर आपने एरो बनाया है, उस वेक्टर के एरो को आप पिछले जो नेक्स्ट वेक्टर आपने करना है उसके दुम से मिलाएंगे। वो भी आपको यहाँ पर हमने टॉपिक में नहीं समझाया है, इंशाल्लाह आपको क्लास में वो डिटेल से फिगर बना के समझाया जाएगा। यहाँ पर हम आपको बताने लगे हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है, यहाँ लिखा हुआ द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। के वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने का जो तरीका होता है, जो उसके कंपोनेंट्स बन गए हैं कि वो किस किस डायरेक्शन में गया है, वो एक्स डायरेक्शन में, वो वाई में है या जेड में है, जब आप उसकी एक्स वाई जेड को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं वेक्टर को दो हिस्सों में या 3 हिस्सों में, वो उसकी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के लिए ही आपको एक यहाँ फिगर बताई गई है, ये डेरिवेशन है। ये डेरिवेशन कहलाती है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है। जब आप वेक्टर का रेक्टेंगुलर बनाते हैं फिर उसके कंपोनेंट्स को आप किस तरह से उसके ड्राइव करते हैं। डेरिवेशन दरअसल में क्या होती है, ये फार्मूले होते हैं। हम फार्मूलों को ड्राइव कर रहे होते हैं और फार्मूले कब ड्राइव होते हैं, जब हम सपोज़ करते हैं कि मैं वहाँ जा रही होंगी, मैंने वहाँ ऐसे किया होगा, मैं इतना डिस्टेंस कवर करूँगी, मैंने इतना टाइम लिया होगा। ये सारी चीज़ों को, यानी जो हम सपोजिशन कर रहे होते हैं, उन सपोजिशन को मिलाकर आप जो है एक पूरा फार्मूला बनाते हो, पूरा फार्मूला तैयार करते हो। जैसे कि डॉक्टर्स कोई मेडिसिन को तैयार करने से पहले उसमें केमिकल्स को मिलाते हैं, तो जो केमिकल्स उसमें मिलाए जा रहे होते हैं ना, वो सपोज़ करते हैं कि चलो ये केमिकल मिला के देखते हैं कि इसका क्या फार्मूला बनना चाहिए है, ये किस चीज़ के काम आएगा। तो सेम यही बात होती है कि डेरिवेशन ड्राइव करने के लिए हम चीज़ों को सपोज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, 2 लाइंस ड्रॉ की हैं। जो आपके पास एक हॉरिजेंटल लाइन है, मतलब जो आपकी ज़मीन के पैरेलल जा रही है, जिसे OA के नाम से शो किया हुआ है, जिस पर FX लिखा हुआ है, वो आपकी कहलाती है हॉरिजेंटल लाइंस। और उसी के ऑपोजिट एक लाइन है जो कि सीधी खड़ी हुई है, जो कि FY जहाँ पे लिखा हुआ है और OB को डिनोट कर रही है, वो आपकी कहलाती है वर्टिकल लाइन। हॉरिजेंटल को हमेशा X कंपोनेंट कहा जाता है, वर्टिकल को हमेशा Y कंपोनेंट कहा जाता है। हॉरिजेंटल कंपोनेंट के लिए हमेशा कॉस ऑफ थीटा लगता है और वर्टिकल कंपोनेंट के लिए हमेशा साइन ऑफ थीटा लगता है। ये वो इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आपको बताई जा रही हैं, आपने जहन नशीन करना है और इसे याद रखना है। अगेन बता देते हैं कि आप क्या करेंगे, FX, यहाँ पर F डिनोट कर रहा है फोर्स को, तो X क्या होता है, X हॉरिजेंटल कंपोनेंट है यानी ज़मीन के पैरेलल, और Y आपके पास वर्टिकल कंपोनेंट है यानी कि ज़मीन के ऑपोजिट। ठीक है जी। यहाँ पर आपको क्या किया, हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसका नाम है OA, हमने दूसरा वेक्टर ड्रॉ कर दिया जिसका नाम है OB। अगर आप ये देखते हैं कि जो हमने OB ड्रॉ किया है तो उसका एरो जा रहा है ऊपर की तरफ। अब उस एरो के साथ हमने एक और वेक्टर को आगे बढ़ा दिया है जो कि C पर जाके ख़त्म हो रहा है। अगर आप देखते हैं तो उसका हेड जो बना हुआ है, जो उसका एरो असल में बना हुआ है, वो C पर जा रहा है, और जो लाइन B से मिल रही है वहाँ पर सिर्फ B का हेड बना हुआ है। जो दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की है उसका हेड नहीं बना हुआ, उसका एरो नहीं बना हुआ है। ये हेड टू टेल रूल कहलाता है कि यहाँ पर OB आपके पास पहला वेक्टर है जिसका सर है आपके पास, जिस पे एरो बना हुआ है ब्लैक कलर का। वहाँ से आपने एक और वेक्टर ड्रॉ किया जिसे हमने BC कहा है, यानी एक और लाइन ड्रॉ की है। तो जहाँ C आ रहा है वहाँ पर उसका हेड आएगा, वहाँ आप एरो बना दोगे। लेकिन C की जो टेल आ रही है, जो दो मार्जिन में जो इसका एंड पॉइंट आ रहा है, वो B के हेड से मिल रहा है। तो B के हेड से C के टेल को हमने मिलाया, फिर C का हेड जहाँ आ रहा है उसको और B के टेल को मिलाने वाली जो एक लाइन है जिसे F से डिनोट किया गया है, वो आपकी रिजल्टेंट लाइन कहलाती है। हमें ये फाइंड करना होता है कि रिजल्टेंट यहाँ क्या आएगा। पहले हम ये बताना है कि यहाँ पर जो FX है, जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, उसे हम किस तरह फाइंड करेंगे। अगर कहीं पूछा जाता है कि आप इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट बताइए तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी डेरिवेशन हमने कुछ इस तरह से ड्राइव की है
आप लोगों ने बचपन से कुछ रेशियोज़ पढ़े होंगे जिसे हम कहते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा। साइन का क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, सम पीपल हैव। कॉस थीटा का क्या होता है? कॉस का है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। कर्ली ब्राउन हेयर, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। टेंजेंट का आपके पास क्या होता है? परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है ना। ये आपके रेशियोज़ जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन्हीं रेशियोज़ को हमें यहाँ यूज़ करना है। अब मैं क्या करने लगी हूँ यहाँ पर आपके पास एफ एक्स मालूम करने के लिए, चूँकि एफ एक्स क्या है? ये तो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है। तो आपको पहले ही बताया है कि हॉरिजेंटल कंपोनेंट को कॉस ऑफ थीटा से शो किया जाता है। तो हमने यहाँ लिखा है कॉस ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू ओ ए अपॉन ओ सी। अब ये ओ ए और ओ सी क्या है? ओ ए आपके पास है परपेंडिकुलर, और ओ एस ये जो आपके पास लिखा हुआ है ओ सी आपके पास क्या है? हाइपोटेन्यूज है। ठीक है। तो इसे फाइंड करने के लिए हमने यहाँ क्या किया? हमने फिगर को टेढ़ा कर दिया था और उसके बाद हमने देखा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा का रेशियो लिखा है हमने, और कॉस जो ओ ए था वो किसके इक्वल आ रहा था? एफ एक्स के। और ओ सी जो था आपके पास वो किसके इक्वल आ रहा था? एफ के। और तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर उनकी जगह उनकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। सो एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा आ गया। सेम यही कंडीशन हमने वर्टिकल कंपोनेंट के लिए मालूम की है, जो कि साइन थीटा है। तो साइन थीटा का रेशियो होता है आपके पास ए सी अपॉन और आ जाएगा ओ सी। अब ए सी आपके पास क्या है? ये एफ वाई है, ये परपेंडिकुलर है। और आपके पास ओ सी क्या आ जाएगा? ये हाइपोटेन्यूज है। तो आपने ए सी जो कि आपको गिवन था एफ वाई, आपने उसकी जगह लिख दिया है एफ वाई, और आपके पास ओ सी जो गिवन था उसकी जगह आपने लिख दिया है एफ। जब आपने उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो आंसर आ गया एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। ये आपके पास रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आ गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कंपोजिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है जी। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर में बिल्कुल एज इट इज़ हम यही कंडीशन कर रहे हैं, वही हमने एक जो है दो वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं। दो वेक्टर्स के बिल्कुल सामने वाली उसी के जैसी लाइन को हमने डॉटेड लाइन में ड्रॉ कर दिया है। ये ड्रॉ करने के बाद पिछले जो हमने आपको लेक्चर में बताया कि हमने कंपोजिशन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में एफ एक्स और एफ वाई मालूम किया था। अब उससे थोड़ा सा आगे चल के बता रहे हैं कि अगर ये दो वेक्टर्स हैं तो इनकी कोई ना कोई डायरेक्शन होनी चाहिए है, और इनका कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होना चाहिए है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमने उसी वाली फिगर को यहाँ पर लिया है। और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है, जो कि होता है आपके पास हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइपोटेन्यूज क्या गिवन है? ओ सी, उसकी जगह हमने लिख दिया ओ सी का स्क्वायर। और आपके पास परपेंडिकुलर क्या गिवन है? वो हमने लिख दिया है आपके पास ओ ए सी। ठीक है, उसका स्क्वायर कर दिया। और बेस आपके पास क्या गिवन है? ओ ए, हमने उसका स्क्वायर कर दिया। अब इनकी जगह हम लिखेंगे कि ये वैल्यूज़ हमें गिवन क्या क्या है। अगर आप ओ सी वाली लाइन में देखें तो वहाँ हमने एफ़ लिखा हुआ है, तो हमने ओ सी की जगह एफ़ का स्क्वायर कर दिया। अब अगर आप ओ ए वाली लाइन देखें तो वहाँ हमने एफ़ एक्स लिखा हुआ है, तो उसकी जगह हमने एफ़ एक्स का स्क्वायर कर दिया। और आपने अगर ए सी वाली लाइन को देखा तो वहाँ हमने एफ़ वाई लिखा हुआ है, तो हमने उसकी जगह एफ़ वाई का स्क्वायर कर दिया। अब हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड जब कभी भी चाहिए होता है तो हम उसका स्क्वायर ख़त्म कर देते हैं। तो ये एफ़ स्क्वायर का स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमने रूट अप्लाई कर दिया है दोनों तरफ। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल, एफ़ आ गया बाहर, और जो दूसरी वैल्यू है जो राइट हैंड साइड पर है एफ़ एक्स स्क्वायर प्लस एफ़ वाई स्क्वायर, वो रूट के अंदर ही रह जाएगी। ये इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। अब अगर आपने इसकी डायरेक्शन मालूम करनी है तो डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? हमेशा टेंजेंट थीटा अप्लाई करते हैं। टेंजेंट का रेशो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर हमें इस फिगर में गिवन है, जो स्ट्रेट लाइन हमें खड़ी हुई लाइन नज़र आ रही है वो है ए सी, और बेस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो है आपके पास ओ ए। तो हमने परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की जगह उनके रेशोज़ लिख दिए। अब वो जो वैल्यूज़ हमें गिवन थी हमने वो लिख दिया। मीन्स हमें ए सी गिवन था एफ़ वाई, तो हमने उसकी जगह वो लिख दिया। और ओ ए हमें गिवन था एफ़ एक्स, तो उसकी जगह हमने एफ़ एक्स लिख दिया। अब डायरेक्शन दरअसल में उसका थीटा होता है, उसका एंगल होता है कि वो एंगल कितना बना रहा है।
तो आपने थीटा को यानी एंगल को यहीं रहने दे दिया। ये आपको क्यू की शक्ल का नज़र आ रहा है, इसे हम थीटा कहते हैं। ये एंगल को डिनोट करता है। एंगल आपका यहीं रहेगा। और टेंजेंट को जब आप राइट हैंड साइड पे लेकर जाओगे तो देखो लेफ़्ट हैंड साइड पे टेंजेंट थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। जब आप उसे राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड में आएगा तो वो नीचे लिखा जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हम जब उसे ऊपर शिफ्ट करेंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो यूँ हमने इसे डायरेक्टली टेंजेंट इन्वर्स कर दिया है। जब भी रेशियोज़ को आप अदर साइड पे शिफ्ट करते हो तो वो इन्वर्स में आ जाते हैं। साइन कॉस टेंजेंट कुछ भी हो सकता है। और एफ वाई अपॉन एफ एक्स एज इट इज़ रहेगा। ये आ गया इसकी डायरेक्शन मालूम करने का फार्मूला। नेक्स्ट हमने आपको एक एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाई हुई है, जो कि एग्जाम्पल है 5.3 और वो पेज नंबर है 80 पर। ये एग्जाम्पल में आपसे पूछ रहे हैं कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स आपको मालूम करने हैं। और यहाँ पे टोटल फोर्स आपको गिवन है 100 न्यूटन की और एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री का विद एक्स एक्सिस के साथ वो कोई एंगल बना रहा है। फॉर्मूले हमने आपको पीछे ड्राइव किए हैं। तो यहाँ पर फोर्स को हम डिनोट करते हैं एफ से। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स हमें गिवन है 100 न्यूटन। और थीटा क्या होता है, एंगल। जैसे कि आपको बताया जो हम डी से बनाते हैं उसे हमने 60 डिग्री लिख दिया, जो कि न्यूमेरिकल में मौजूद था। अब इसका एक्स कंपोनेंट कैसे मालूम करेंगे, जो फार्मूला था पीछे एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस ऑफ थीटा। एफ एक्स आपको मालूम करना, वो आपने एज इट इज़ लिखा। एफ़ की जगह 100 आ गया, कॉस एज इट इज़ आ गया। और थीटा आपको गिवन है 60 डिग्री, उसकी जगह आपने लिख दिया 60। अब आपने क्या कर दिया, 100 आपने नेक्स्ट लाइन में एज इट इज़ लिखा। और कॉस 60 की वैल्यू आपकी बुक में मौजूद है, इसी बुक में मौजूद है। अगर नहीं भी आपको मालूम हो तो आप कैलकुलेटर से मालूम कर सकते हैं। कॉस 60 की वैल्यू आपके पास होती है 0.5। ठीक है, ये कॉस 60 की वैल्यू थी। इसको जब आपने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास आ जाएगा 15 न्यूटन। ये आ गया कॉस ऑफ थीटा। अब आ जाते हैं साइन ऑफ थीटा की तरफ। वही फार्मूला हमने पुट किया, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन ऑफ थीटा। एफ 100 है, वो आपने एज इट इज़ लिख दिया। साइन एज इट इज़, थीटा की जगह 60। अब आपने साइन 60 की वैल्यू मालूम की, वो आपके पास आती है 0.866। ठीक है, जब आपने ये मालूम कर लिया है तो आप इसमें क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। और 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 86.6 न्यूटन। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तो आप हमेशा इसे न्यूटन में ही लिखेंगे। ये एक प्रॉब्लम थी। आपने इसी के जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो अभी हम आपको ये लिखा हुआ है प्रॉब्लम नंबर 5.5 ऑन पेज नंबर 84। आपको यही एग्जाम्पल का मेथड यूज़ करना है और वो प्रॉब्लम नंबर 5.5 आपने खुद डन करनी है। इस लेक्चर के लास्ट में हमने आपको इस चैप्टर की ब्लैंक्स सॉल्व करके दे दी है। इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ हमने आपको डन करके दे दिए हैं। काइंडली इस वीडियो को, इस ऑडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये आपका क्लास वर्क भी है, आपने ये डन करना है। और फिर इसके नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, इंशाल्लाह आपके पास इसके नोट्स बहुत जल्द आ जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपने और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा और मैं सुमेरा को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।